हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 24 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में 23 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे जाके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ नहीं किए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लागू नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दास प्रथा का उन्मूलन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने किया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नहीं किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, और ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के सामाजिक सुधारों के बारे में बात करते हैं तो 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगों के गिरोह का दमन किया। उस समय ठगों का देशव्यापी गुप्त संगठन था। किसकी सहायता से? तो कर्नल स्लीमैन की सहायता से इसका दमन किया था। 1835 में विलियम बेंटिक द्वारा ठगी एवं डकैती विभाग बनाया गया और स्लीमैन को इसका अधीक्षक बनाया गया था। लॉर्ड एलन बरो की बात करें तो 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, भारत में दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड एलन बरो ने किया था। कब किया था? तो 1843 में किया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, पूछा जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस में भूख हड़ताल किया? महात्मा गांधी ने किस में भूख हड़ताल किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद आंदोलन में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसके बारे में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल किया था। सर्वप्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों की मजदूरी में 35% की वृद्धि की मांग को लेकर यह आंदोलन किया था। और ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इस पूरे आंदोलन में अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रही। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में किया था, सभी को पता होगा। खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व भी 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। यह प्रथम असहयोग आंदोलन था। देखिए, पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो 1917 चंपारण आंदोलन में। और पहली बार असहयोग का प्रयोग कब किया था? तो 1918 खेड़ा किसान आंदोलन में। और पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। ये कब हुआ था? तो 1918 में। तीनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। ठीक है, यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सोडियन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रॉलेट एक्ट का सरकारी नाम क्या था? तो अराजक और क्रांतिकारी अपराध
अधिनियम 1919 इसका सरकारी नाम था। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। और इसे कौन सा कानून कहा गया था? तो काला कानून भी कहा गया था इसे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उषा मेहता ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को यह शुरू हुआ था। सुश्री उषा मेहता, विठल दास जावेरी और चंद्रकांत बाबू जावेरी ने मुंबई में गुप्त रेडियो स्टेशन शुरू किया और इसके माध्यम से पूरे भारत में 1942 की क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन की प्रेरणा और संदेश फैलाया। खुफिया रेडियो को वयोवृद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने भी सहायता प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो ने कुछ महीनों तक काम किया। हालांकि उसी वर्ष नवंबर में पुलिस ने उनके लोकेशन का पता लगाया और मेहता समेत सभी को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। झंडा सत्याग्रह जबलपुर में शुरू किया गया था। जबलपुर मध्य प्रदेश में यह शुरू हुआ था और नागपुर शहर में यह संपन्न हुआ। सुंदरलाल के नेतृत्व में पहली बार 1923 में बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा फहराया गया था। सुंदरलाल के नेतृत्व में पहली बार मार्च 1923 में बिलासपुर के टाउन हॉल में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। लेकिन सुंदरलाल की गिरफ्तारी के बाद इसका नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा भगवान दीन ने किया था। 8 जून 1923 को नागपुर में अखिल भारतीय झंडा दिवस मनाया गया था। ठीक है, 8 जून 1923 को नागपुर में अखिल भारतीय झंडा दिवस मनाया गया था। और अंत में 17 अगस्त 1923 को सरदार पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह का समापन हुआ। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैंने कई बार बताया इसके बारे में। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग व्याख्या को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इससे आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वे कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। और त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, गांधी जी के साथ मतभेद होने के कारण त्रिपुरी अधिवेशन से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफा देने के बाद कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। कब? 1939 में। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उन्होंने 1943 में सिंगापुर में भारतीय सेना यानी आजाद हिंद फौज का कार्यभार संभाला और वहां एक भारतीय अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था TRE 3 में। ठीक है, भारतीय अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया था इन्होंने? तो 1943 में सिंगापुर में। उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में भी संबोधित किया था। यह भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उन्होंने प्रसिद्ध नारे कौन कौन से दिए? तो दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया था। और इनकी पुस्तक भी ध्यान रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल, इनकी क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, तो यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं आपके
ठीक। नेक्स्ट है अली बंधु शौकत और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। देखिए, भारत सहित विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता यानी खलीफा मानते थे। भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस विश्वास के साथ ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया कि तुर्क साम्राज्य यानी ऑटोमन साम्राज्य जो था उस समय के पवित्र स्थान खलीफा को दे दिए जाएंगे। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्क साम्राज्य विभाजित हो गया और तुर्की को अलग कर दिया गया था तथा खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया था। इससे मुस्लिम नाराज हो गए तथा इसे खलीफा का अपमान माना। अली भाइयों यानी इसमें कौन कौन? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन को शुरू किया और यह आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं इसके बारे में। दांडी मार्च कब हुआ था? यह आपका 1930 में हुआ था। साइमन आयोग, इसका गठन 27 में हुआ था, भारत आया था 28 में। पूना संधि कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई है? तो इसमें सबसे पहले आपका साइमन हुआ है, तो बी उसमें होना चाहिए। उसके बाद आपका दांडी मार्च, उसके बाद ए, उसके बाद आपका हो जाएगा डी, उसके बाद सी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। यहाँ पे देखते हैं, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। लेकिन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। पूना पैक्ट हुआ था कब? तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यह हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह का प्रमुख नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह का प्रमुख नेता कौन थे? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। बारदोली सत्याग्रह कहां पे हुआ था? तो गुजरात में। कब हुआ था? तो 1928 में। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। सरदार पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांग को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी बूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर कितना कर दिया था? तो 6.03% कर दिया था। इसको ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में अपने लेख के माध्यम से इस आंदोलन को समर्थन दिया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के बाद जो है वहां की महिलाओं ने इन्हें कौन सी उपाधि? तो सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ये पूछा गया प्रश्न है, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पूछ रहा है, किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसको भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह वक्तव्य दिया था। यह कथन किसका है? तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। ये उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटेन में भारतीय धन निकासी के उनके सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित किया। धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? महात्मा गांधी जी की हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था। किस दिन किया था? तो ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दिया था। 30 जनवरी को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के वीडियो को ला पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगला प्रश्न है माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। किसके द्वारा? तो ऑप्शन डी ऊधम सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर 1912 से 1919 तक भारत में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। माइकल फ्रांसिस ओ ड्वायर 1912 से 1919 तक भारत में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ओ ड्वायर ने अमृतसर नरसंहार यानी जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था के संबंध में रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर की कार्रवाई का समर्थन किया था और इसे सही ठहराया था। इसके कारण उन्हें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी श्री ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। किसने किया था? तो श्री ऊधम सिंह ने। कहाँ पे किया था? लंदन में। कब किया था? तो 13 मार्च 1940 को। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि अमृतसर नरसंहार में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऊधम सिंह पर बाद में मुकदमा चलाया गया और उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया और जुलाई 1940 में उन्हें फांसी दे दी गई। लॉकअप में रहते हुए उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आज़ाद नाम का इस्तेमाल किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है M.K. गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सी पुस्तक इनमें से नहीं लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोल्डन थ्रेशोल्ड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था ये किसकी पुस्तक है, तो सरोजनी नायडू की। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजनी नायडू ने लिखा है। महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकों की बात करते हैं तो हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल, ग्राम स्वराज, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स यानी मेरे सपनों का भारत, नेचर क्योर, ये भी आपका महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। प्रमुख पत्रिकाओं की बात करते हैं तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस गांव से हुई थी? भूदान आंदोलन की शुरुआत किस गांव से हुई थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पोचमपल्ली से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन
भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, जिसे 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने पोचमपल्ली गांव में शुरू किया था, जो अब भारत के तेलंगाना में स्थित है। और हम बात करते हैं कब शुरू हुआ था, तो 1951 में हुआ था ये। और किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य धनी जमींदारों को अपनी भूमि का 1/6 हिस्सा भावे को देना था, जो कि इसके ट्रस्टी के रूप में रहे, और उन्होंने इस जमीन का भूमिहीन गरीबों को पुनर्वितरण किया। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड सर की उपाधि त्याग दी थी। किसने त्यागा था, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड सर की उपाधि त्याग दी थी, जिसको उनको 1915 में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा सम्मानित किया गया था। यह उपाधि किसने दिया था इनको, तो किंग जॉर्ज पंचम ने दिया था। ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। ठीक है। किस दिन हुआ था, आपकी बार पूछा गया था, तो वैसाखी के दिन यह हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1920 के दशक के दौरान भारत के किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन हुआ। आत्मसम्मान आंदोलन किस राज्य में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वसम्मान आंदोलन यानी आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, द्वारा 1925 में तमिलनाडु में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यह एक समतावादी सिद्धांत आंदोलन था, जिसने ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने की विचारधाराओं को प्रसारित किया, समाज में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए समान अधिकार, और तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम जैसी द्रविड़ भाषाओं का पुनरुद्धार किया। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, यानी कौन सा गलत है, इसमें पूछ रहा है। दीन बंधु मित्र का नाटक है नील दर्पण, बिल्कुल सही है। तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता राष्ट्र, ये भी आपका सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक ए नेशन इन द मेकिंग, ये भी आपका क्या है, सही है। इसमें पूछ रहा कौन सा असुमेलित है यानी गलत है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ई। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन सी 1925 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय साम्यवादी पार्टी यानी माकपा यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत का एक साम्यवादी दल है। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो एम.एन. रॉय ने इसकी स्थापना की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ऑप्शन बी 3 बार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे 3 बार, पहली बार 1886 कलकत्ता अधिवेशन, उसके बाद 1893 लाहौर अधिवेशन, और उसके बाद 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 3 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वह यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। उन्होंने वर्ष 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया था, और वर्ष 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने लंदन में की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का एक क्रांतिकारी था जो केवल 18 वर्ष का था जब उसे अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी थी। तो सभी को पता होगा इनके बारे में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खुदीराम बोस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 अप्रैल 1908
खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर मुजफ्फरपुर जिले में बम फेंका। इस घटना में गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रफुल्ल चाकी ने बाद में क्या कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। ये फरार हो गए थे, इन्होंने आत्महत्या कर लिया था। इस घटना का ऐतिहासिक मुकदमा, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है, कब हुआ था? 1908 में। 11 अगस्त 1908 को भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक खुदीराम बोस को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। इनको फांसी कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1908 को। और उस समय इनकी उम्र कितनी थी? तो मात्र 18 वर्ष उम्र थी। ठीक है, सबसे युवा थे ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछ रहा कौन सा गलत है। पहला है, बटलर समिति रिपोर्ट भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध पर आधारित था। बिल्कुल सही है। बटलर समिति की बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था? 1927 में इसका गठन हुआ था। दूसरा है हार्टोग समिति। हार्टोग समिति रिपोर्ट ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं पर था। ये भी आपका सही है। हार्टोग समिति की बात करते हैं, इसका गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। मूडीमैन समिति रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था। ये भी आपका सही है। मूडीमैन समिति की स्थापना कब हुई थी? इसका गठन 1924 में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, 1924। नेक्स्ट है, 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, पुलिस से घिरे होने और गोला बारूद खत्म होने के बाद कोई रास्ता नहीं मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली और उनकी मृत्यु हो गई, जिसे अब प्रयागराज में आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। आजाद ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ 1928 में गुप्त रूप से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA का पुनर्गठन किया और समाजवाद के विचार के आधार पर एक स्वतंत्र भारत के अपने प्राथमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 8 से 9 सितंबर को इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। कब किया गया था? तो 1928 में किया गया था। वह 1925 में हुई काकोरी ट्रेन डकैती में भी शामिल थे, वहां से ये फरार हो गए थे उसमें से। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना किया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की बात कही थी इन्होंने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की प्रार्थना किया था। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए एक विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। नेक्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में एचिंसन के इस घटना का संबंध है? किस घटना का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मद्रास लेबर यूनियन के नाम से भारत में पहला संगठित ट्रेड यूनियन का गठन वर्ष डैश में किया गया था। तो इसका गठन ऑप्शन ए 1918 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास लेबर यूनियन राष्ट्रवादी नेता एवं एनी बेसेंट के सहयोगी BP वाडिया ने इस संगठन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अप्रैल 1918 में गठित
मद्रास श्रमिक संघ को आमतौर पर भारत का पहला ट्रेड यूनियन माना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1918 में किसने किया था? तो बीपी वाडिया ने। नेक्स्ट है, डैश हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी में ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अशफाक उल्ला खान ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन ट्रेन, ये मालगाड़ी थी, को सफलतापूर्वक लूट लिया। इस संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर काकोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इसमें 17 लोगों को लंबी सजाएं हुई, 4 को आजीवन कारावास हो गया एवं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी तथा गोंडा में फांसी दे दी गई और चंद्रशेखर आजाद इसमें फरार हो गए थे। ये पूछा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पे दिया गया था? गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खान को कहाँ पे दिया गया था? तो फैजाबाद में। रोशन सिंह को कहाँ पे? तो नैनी में। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पे? तो गोंडा में। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया जाने लगा? तो लिटन के समय से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था? 15 अगस्त को भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था? तो ऑप्शन सी, एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त की तारीख तय की क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1945 को दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सेना ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया था, इसलिए 15 अगस्त को चुना गया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखिए, गन्ना सबसे ज्यादा कहां पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। आलू कहां पे? तो उत्तर प्रदेश में। चाय सबसे ज्यादा कहां पे? असम में। धान तो आपका पश्चिम बंगाल में। गेहूं उत्तर प्रदेश में। केसर कहां पे? जम्मू कश्मीर में। जूट कहां पे? पश्चिम बंगाल में। तंबाकू आंध्र प्रदेश। रबड़ केरल। काली मिर्च केरल। लीची के लिए तो आपका बिहार। और कॉफी सर्वाधिक कहां पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। ये सब ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, पक्षियों तथा सरीसृप वर्ग के प्राणियों द्वारा निषेचित अंडे का आवरण किस पदार्थ का बना होता है? पक्षियों तथा सरीसृप वर्गों के प्राणियों द्वारा निषेचित अंडा जो होता है वो उस पर किसका आवरण होता है? तो कैल्शियम का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन जीवों में बाह्य निषेचन होता है? कराए किसमें जो है बाहर निषेचन होता है या बाह्य निषेचन होता है? तो शैवाल हो गया आपका, मछली हो गया और मेढक में होता है, ठीक है। सांप में नहीं होता है। तो बाह्य इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। बाह्य निषेचन क्या होता है कि जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो इस संलयन को क्या कहा जाता है? तो बाह्य निषेचन कहा जाता है, यानी बाहर जो हो रहा है मादा के बाहर, तो बाह्य निषेचन। जैसे आपका मेढक में नर तथा मादा दोनों जीव संभोग करते हैं और अपने अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं और शुक्राणु अंडों को पानी में ही निषेचित करता है, ठीक है। तो ये मादा के शरीर के बाहर होता है, ठीक है। और अंतः निषेचन क्या होता है? तो बहुत से जीवों जैसे आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली, गाय, कीट, मनुष्य आदि में नर अपने शुक्राणुओं को मादा के शरीर के अंदर छोड़ देते हैं और शुक्राणु अंडों को मादा के शरीर के अंदर ही निषेचित करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो आंतरिक निषेचन कहा जाता है, ठीक है। तो मेढक
शैवाल और मछली में कौन सा निषेचन होता है? तो ये शरीर के बाहर होता है मादा के, तो ये बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करा कौन सा सत्य है? पहला है, वे फल जो अंडाशय में विकसित होते हैं उन्हें वास्तविक फल कहा जाता है, यानी सच्चा फल कहा जाता है। सही है, वे फल जो अंडाशय में विकसित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सच्चा फल कहा जाता है। और वे फल जो बिना निषेचन के विकसित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अनिषेक जनित फल कहा जाता है, झूठा फल कहा जाता है इन्हें। और अनिषेक जनित फल बीज रहित होते, ये भी आपका सही है। तो सारे कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी, ऑप्शन डी। अधिकतर फल केवल अंडाशय में विकसित होते हैं और उन्हें यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं, जैसे आपका टमाटर हो गया, अंगूर हो गया, ये सब। ठीक है, फलों को कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित होते हैं, ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। जैसे आपका केला इसका एक उदाहरण है, और इसमें जो है प्रायः बीज नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न मैंने एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, करा मानव शरीर में पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? तो अपरा यानी प्लेसेंटा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्लेसेंटा। भ्रूण यानी गर्भ मात्र शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के साथ जुड़ा होता है, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह अपरा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तक सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने के कार्य में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है? कौन सा जो है प्रदूषण का सूचक है इनमें से? तो मैंने कई बार बताया इसके बारे में, लाइकेन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइकेन। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? तो वेबर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेबर। नेक्स्ट, उष्मा विकिरणों की गति होती है। उष्मा विकिरण की पूछ रहा है, गति होती है तो किसके बराबर होती है? तो प्रकाश के बराबर इसकी गति होती है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उष्मा विकिरण की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका क्या होता है? प्रकाश की चाल भी होती है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसी वस्तु के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहा जाता है? तो उसे कंपन कहा जाता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कंपन कहा जाता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को डैश द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। खरा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को डैश द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्यूपिल के द्वारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यूपिल आइरिस में एक छोटा छिद्र है जो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए प्यूपिल विस्तार या अनुबंध कर सकता है। नेक्स्ट है, अवरक्त विकिरण की माप निम्नलिखित में से किस उपकरण द्वारा की जाती है? अवरक्त विकिरण की माप किसके द्वारा किया जाता है? मैंने बताया था इसके बारे में, तो बोलोमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोलोमीटर। नेक्स्ट, वे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वे वस्तुएं जो अपने स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है, यानी जिनके पास प्रकाश होता है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है,
साबुन का सह उत्पाद है, ये पूछा गया प्रश्न है। साबुन का सह उत्पाद इनमें से कौन सा है? तो ग्लिसरॉल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लिसरॉल। प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपस्थित क्रिस्टलीकरण जल अणुओं की संख्या। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण जल अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आधी होती है, यानी 1/2। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, यह डैश का उदाहरण है। इंपॉर्टेंट है, पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन सी प्रकाश अपघट्य अपघटन अभिक्रिया की का उदाहरण है ये, ऑप्शन सी। देखते हैं इसके बारे में। सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में वियोजित हो जाता है, ये आपका क्या है? समीकरण है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका क्या है? सिल्वर क्लोराइड, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है और किसमें ये टूट रहा है? तो आपका क्लोरीन और सिल्वर में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इसमें करा कौन सा सुमेलित है? पहला हाइड्रोजन पराक्साइड। हाइड्रोजन पराक्साइड किसमें होता है? जो माउथ वॉश होता है उसमें होता है, ये आपका सही है। कैल्शियम कार्बोनेट टूथपेस्ट में होता है, ये भी आपका सही है। एसीटोन नेल पेंट रिमूवर, ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम के लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। ये टूथपेस्ट कैसा होना चाहिए जिसको हम करते हैं? वो क्षारीय होना चाहिए, क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। हमारा मुंह कैसा होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो हमें कैसा चाहिए होता है टूथपेस्ट? तो क्षारीय प्रकृति का चाहिए होता है। जो नीम के दंत मंजन होता है उसमें क्या होता है? आपका क्षारीयता अधिक होती है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कथन पहला है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। उसका फार्मूला क्या है? तो NaHCO3 इसका फार्मूला होता है, ये सही है। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। बिल्कुल सही है, मैंने बताया था इसका उपयोग जो है, जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन बिल्कुल सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो आपका जो धावन सोडा है, कास्टिक सोडा, उसका सूत्र आप लोग कमेंट बॉक्स में जरा बताइए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित पूछ रहा है, इसमें से कौन सा है? तो पहला दिया रेशम, मानव कृत रेशा नहीं, रेशम तो आपका प्राकृतिक है। रेयान प्राकृतिक रेशा नहीं, ये तो मानव द्वारा निर्मित है। लिनन, ये आपका प्राकृतिक रेशा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊन धात्विक रेशा नहीं, ये भी आपका प्राकृतिक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित रेशा की बात करते हैं, तो वे रेशे जो प्रयोगशाला में रसायनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मानव निर्मित रेशा कहा जाता है। रेयान एक मानव निर्मित रेशा है, या रेशम की तुलना में सस्ता होता है और इसे रेशम के रेशों की तरह बुना जा सकता है। ठीक है, इसे कृत्रिम रेशा कहा जाता है। प्राकृतिक रेशा की बात करते हैं, यह क्या होता है? तो प्रकृति से प्राप्त सभी रेशे अर्थात पौधे या जंतु से जो प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक रेशा कहा जाता है। जैसे आपका रेशम हो गया, ये रेशम के कीड़ों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आपका लिनन हो गया, आपका कपास के द्वारा ये प्राप्त होता है, प्राकृतिक रेशा है। ऊन है, ये भेड़ से प्राप्त किया जाता है, ये भी आपका क्या है? प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? जो सौर सेल होता है उस पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का स्राव करता है, जो कि हमारे शरीर को रोग कारक जीवाणु को मारने में सहायक होता है? कौन सा अंग HCl का स्राव करता है जो हमारे शरीर को
रोग कारक जीवाणु को मारने में सहायक होता है? तो अमाशय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमाशय से इसका स्राव होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? नाइट्रिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो सोने के साथ नहीं करता है, ऑप्शन ए। बाकी सबके साथ करता है, सोने के साथ नहीं, ऑप्शन ए। देखिए, जो आपका सोना होता है सामान्यतः किसी अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है। जो सोना होता है ये किसी अम्ल के साथ क्रिया नहीं करता है, लेकिन अम्लराज जो होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया, जो कि 1 भाग नाइट्रिक अम्ल तथा 3 भाग इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका मिश्रण होता है। इसमें शीघ्रता से ये क्रिया मतलब कर लेता है, घुल जाता है। ठीक है, सोना वैसे किसी अम्ल से नहीं करता, लेकिन जो एक्वा रेजिया होता है उसके साथ यह क्रिया करता है। दिए गए विकल्पों में नाइट्रिक अम्ल स्वर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। कौन सी गैस तब विकसित होती है जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए आपका जिंक है और एक क्रिया कर रहा है इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, क्या बन रहा है? तो आपका जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? देखिए, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहे हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी, तो आपका थायराइड ग्रंथि, इसे ही ऑटो ग्रंथ कहा जाता है और इंग्लिश में से थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन ए। हमारे शरीर में थायराइड नामक ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और यह शरीर में वृद्धि करता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर के रक्त का पीएच स्तर होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। मानव शरीर के रक्त का पीएच स्तर पूछ रहा है, कितना होता है? तो 7 से 7.4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी थोड़ा सा क्या होता है, आपका क्षारीय होता है। देखिए, अगर पीएच 7 होता है तो क्या होता है, आपका उदासीन हो गया। ठीक है, उदासीन होता है, जैसे आपका जल हो गया। अगर ये 7 से अधिक होता है तो यह क्या होता है, आपका क्षारीय होता है। 7 से अधिक क्षारीय होता है और 7 से कम क्या होता है, तो अम्लीय होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस भाग में अंकुर यानी विल्ली मौजूद होते हैं? मानव शरीर के किस भाग में विल्ली मौजूद होता है? तो ये आपका छोटी आंत में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत में उपस्थित श्लेष्मिका क्षेत्र में उंगली के आकार की आकृतियां पाई जाती हैं, जिन्हें अंकुर या विल्ली कहा जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण इन्हें अंकुरों यानी विल्ली द्वारा होता है। सर्वाधिक पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है, इसलिए अंकुर छोटी आंत में पाए जाते हैं। भोजन का सर्वाधिक पाचन या सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन है जिसमें ग्लोबिन और लौह आयन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन ये किस में पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाता है या पहुंचाता है, साथ ही यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को भी लाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लालजी सिंह को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लालजी सिंह। नेक्स्ट, पादप कोशिका में डैश प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। पादप कोशिका में डैश प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। देखिए, पादप कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। यह श्वेत रंगहीन प्लास्टिड है। ठीक है, यह आपका सफेद होता है, रंगहीन होता है। यह फलों तथा जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है तो यह आपका रंगीन होता है, जिसका कार्य फूलों की पंखुड़ियां,
फल, कुछ जड़ें आदि का रंग प्रदान करना इसका कार्य होता है, ताकि परागण के लिए कीट आकर्षित हो। ठीक है। नेक्स्ट है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है। पीत ज्वर किसके द्वारा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडीज के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है जो सहसा आरंभ होता है, अचानक से होता है। इसमें ज्वर, वमन, मंद नाड़ी, मूत्र में एल्बुमिन की उपस्थिति, रक्तस्राव तथा पीलिया के लक्षण होते हैं। इस रोग का कारण सूक्ष्म विषाणु होता है, यानी ये किसकी वजह से? तो वायरस की वजह से होता है, जिसका संवहन एडिज एजिप्टियाई जात के मच्छरों द्वारा होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पीलिया किससे संबंधित रोग है? पीलिया किससे होता है? किससे संबंधित रोग? अच्छा, किस अंग से? तो यकृत से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, या यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया एक ऐसा रोग है जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण फैलता है। इस रोग में पाचन तंत्र सही ढंग से काम नहीं करता है और शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, या मुख्य रूप से यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, पीलिया। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। करा विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है महामारी कहा जाता है, जैसे आपका कोरोना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महामारी। अगला प्रश्न है, बहु औषधि चिकित्सा यानी एमडीटी इसके संक्रमण के लिए है। बहु औषधि चिकित्सा किसके लिए है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोढ़ यानी कुष्ठ रोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुष्ठ रोग एक संचारणशील रोग है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रो नामक जीवाणु से फैलता है। ये किससे होता है? तो जीवाणु से यह होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके उपचार हेतु 1981 में बहुआयामी चिकित्सा पद्धति एमडीटी प्रारंभ की गई। इसमें 3 दवाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी? तो डेप्सोन, क्लोफाजीमिन तथा रिफेमिसिन इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह शक्तिमयता रोग होने का कारण है। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह शक्तिमयता रोग होने का कारण है कौन सा? तो सिलिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, यानी नीरी कहाँ पे स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर। नेक्स्ट, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा इनमें से? तो आर्सेनिक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक। और आर्सेनिक की वजह से कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक फुट रोग होता है इसकी वजह से, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी? तो ग्रीन पीस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन पीस। ग्रीन पीस यानी हरित शांति पर्यावरण चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना सन 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। तत्कालिक रूप से यह अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए बनी थी, किंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होता गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का कौन सा एक नवीकरणीय स्रोत है इनमें से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संश्लेषण गैस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंथेसिस या संश्लेषण गैस, जिसे सिन गैस भी कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है जिसका उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। इसे सिन गैस कहा जाता है। नेक्स्ट, गाय के गोबर का उपयोग कृषि में डैश के रूप में किया जाता है। गाय के गोबर का उपयोग किस रूप में? तो सभी को पता होगा, जैविक खाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैविक खाद। नेक्स्ट, ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है कैसा होता है? मैंने बताया था, ये क्या होता है? सदैव सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा सीधा।
ऑप्शन बी। ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड हमेशा सीधा होता है। किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु इसका प्रदर्शन किया जाता है। और एक ऐसा होता है एक दिशी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशा में होता है। लिंडमान के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में मिलता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा गया है ये। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो देखिए यहाँ पे मंगल यहाँ पे है और यूरेनस आपका यहाँ पे यानी अरुण, इनके बीच में कौन सा ग्रह है? तो आपका बृहस्पति और शनि ग्रह है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्रम ध्यान रखिएगा, सबसे नजदीक कौन सा है? सूर्य के बुध, उसके बाद आपका शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, उसके बाद आपका क्या है? वरुण है। ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका बुध जो है सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। मंगल को क्या कहा जाता है? इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा या इसे सांझ का तारा कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भगनी ग्रह यानी पृथ्वी की बहन कहा जाता है, या घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है इसीलिए, ठीक है। या पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। और ये क्या है? सबसे गर्म ग्रह भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा और सबसे गर्म ग्रह है, इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अगला, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है, इनमें से करा जो शैल शेष से भिन्न है, तो आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है कैसे चट्टान है? तो ये आपका आग्नेय चट्टान है, ठीक है, आग्नेय चट्टान है। बाकी जो दिया है क्वार्ट्ज और संगमरमर, ये कायांतरित चट्टान है। तो ग्रेनाइट इनमें से भिन्न है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माउंट कोटोपैक्सी। और ये कहाँ पे है? तो इक्वाडोर में है ये, ठीक है, इक्वाडोर में है। और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5897 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में किन अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन पूछ रहा किस अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं? तो आपका 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांश के बीच यह पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप मैप में देखेंगे कि जितने भी मरुस्थल हैं, जैसे आपका थार ले लीजिए, सहारा ले लीजिए, ये सब जो है पश्चिम भाग में स्थित होते हैं, ठीक है। और अक्षांशों की बात करें तो 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती हैं। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? उसे आइसोबार कहा जाता है, यानी समदाब रेखाएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइसोबार। नेक्स्ट है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मैंने बताया था तमिलनाडु में, तो यानी चेन्नई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, चेन्नई। अगला है, यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है। करा भारत का केवल दक्षिणी भाग जो है उष्णकटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण क्या है? देखिए, जो भारत है अपना, वो आपका 23 डिग्री जो होता है आपका 23.5 डिग्री मकर रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसके नीचे जो होता है मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बीच कौन सा होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो वही करा, जो भारत का दक्षिणी भाग है ये तो आपका उष्णकटिबंध में स्थित है, बाकी शेष भाग तो आपका ऊपर है, शीतोष्ण में स्थित है। लेकिन फिर भी भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन सी, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां
उत्तरी ठंडी हवाओं से इसकी रक्षा करती हैं। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उन राज्यों की पहचान कीजिए जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी से संबंधित है। पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और असम में कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका पूर्व मानसून वर्षा होती है उसे पश्चिम बंगाल और असम में क्या कहा जाता है, तो आपका नार्वेस्टर या काल बैसाखी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आम्र वर्षा कहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, आम्र वर्षा कहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अला निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। सदाबहार वन इनमें से पूछ रहा कहाँ पे, तो आपका असम में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम में सदाबहार वन। देखिए, सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग मैप समझिएगा। इसको देखिए, जो आपका ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ना, ये आपका देखिए आपका पश्चिमी घाट हो गया। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पूर्वी घाट में है। आपका इधर देखिए पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ पे देखिए आपका जो है असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सब जगहों पे आपका क्या है, तो आपका सदाबहार वन है। ठीक है, ये आपका क्या है, सदाबहार वन। ये मैप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अगला प्रश्न है, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है, तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कृषि वस्तुओं के साथ वर्गीकृत किया जाता है। कृषि वस्तुओं के साथ वर्गीकृत किया जाता है किसको, तो एग मार्क को दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग मार्क दिया जाता है जो आपका कृषि संबंधित उत्पाद होते हैं। एग मार्क कृषि उत्पाद अधिनियम 1986 के अनुपालन के लिए कृषि वस्तुओं को दिया जाने वाला प्रमाणीकरण है या गुणवत्ता के आश्वासन के लिए दिया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है, तो वास्तविक उत्पाद लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। ये क्या कहलाता है, तो डंपिंग कहलाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कटीली झाड़ियाँ डैश क्षेत्र में पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पे, तो रेगिस्तान, शुष्क रेगिस्तानी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुष्क रेगिस्तानी। आप मैप में देखिएगा, ये वाला एरिया है, ये आपका क्या पे, यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पे भी पाई जाती है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी भी कारखानों में काम करने के लिए कितनी कम उम्र के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जाएगा, तो 14 वर्ष से कम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी कारखानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। शोषण के खिलाफ अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें दिया है, तो आर्टिकल 24 और 23 में दिया, 23 और 24। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, यानी जो आपका वीटो पावर है किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 111। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आप ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदनों में लौटा सकेगा। ठीक, इसमें दिया है आर्टिकल 111 में दिया है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत स्थापित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी एक विशेष निकाय है। एनजीटी की स्थापना किसके द्वारा, तो ऑप्शन सी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा
मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 53वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद 371 जी के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना था। नेक्स्ट, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? इंपॉर्टेंट है। श्रम विभाग जो है किसके पास था अंतरिम सरकार में? तो जगजीवन राम के पास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जगजीवन राम। इंपॉर्टेंट है। अंतरिम सरकार की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और इनके पास विदेश मामले और राष्ट्रमंडल संबंध था इनके पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो गृह मामले, सूचना और प्रसारण विभाग था। राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य विभाग था इनके पास, ये पूछा गया प्रश्न है। सी राजगोपालाचारी ये आपका कला और शिक्षा और स्वास्थ्य। सी एच भाभा आपका वाणिज्य। बलदेव सिंह के पास आपका रक्षा मंत्रालय था। जान मथाई के पास वित्त था आपका। सी राजगोपालाचारी और उद्योग और आपूर्ति। जगजीवन राम के पास श्रम और सैयद अली जहीर के पास कानून। आशफ अली के पास और आसफ अली के पास रेलवे और डाक तथा हवाई संचार। और शरद बोस के पास कार्य, खनन और शक्ति था। इसको ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन बिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? संविधान संशोधन बिल के बारे में पूछ रहा, कौन सा कथन गलत है? पहला है, संवैधानिक संशोधन विधेयक किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, निजी सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है, इसे सही है। संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में दिया गया है, ये आपका सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी गलत है आपका। संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। संवैधानिक संशोधन बिल या तो एक मंत्री या एक निजी सदस्य पेश कर सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को जो है समान शक्ति प्राप्त है दोनों को। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को निश्चित किया गया था? इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था? तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ऑप्शन सी। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। कितना प्रतिशत? तो आपका विधानसभा और लोकसभा का 15% होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन ए, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणेश वासुदेव मावलंकर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे, ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा के पहले स्पीकर थे ये। वह दादा साहब के नाम से भी लोकप्रिय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है? फ्रांस से कौन सी विशेषता ली गई है? तो सरकार का संसदीय स्वरूप और कानून का शासन, ये तो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। मैंने कई बार बताया इसके बारे में, ब्रिटेन से लिया गया है। समवर्ती सूची, ये तो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। मूल कर्तव्य आपका तो आपका यूएसएसआर से लिया गया है, यानी वर्तमान रूस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का प्रावधान करता है? कौन सा अधिनियम पर्यावरण संरक्षण और सुधार का प्रावधान करता है? तो ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। देखिए, कुछ अधिनियमों की बात करते हैं। तो भारतीय वन अधिनियम का बात था 1927 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, इंपॉर्टेंट है ये। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। देखिए, ये वन है और ये एक वन्य है ये। और वायु प्रदूषण से संबंधित जो अधिनियम आया था 1981 में आया था।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में आया था। ध्वनि प्रदूषण संबंधित जो आया था सन 2000 में आया था। और जैव विविधता अधिनियम आपका सन 2002 में आया था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? तो ये पूछा गया प्रश्न था टीआरई 3 में। तो ये आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आप लोग इसका जिला जरा बता दीजिए, ठीक है, जिला कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने बताया था इसको करंट अफेयर में। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर आधारशिला रखी है? किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का आधारशिला रखा गया है? तो ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो संभल में। नेक्स्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी है? तो आपका 85 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले स्थान पर इसमें कौन सा है? तो फ्रांस इसमें पहले स्थान पर है। इसको भी ध्यान रखिएगा, फ्रांस। अगला, किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? ओपेक से कौन सा बाहर निकल गया है? कौन सा देश? तो अंगोला, ऑप्शन ए। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी देश अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है। अंगोला 2007 में इसमें शामिल हुआ था। इससे पहले 2020 में इक्वाडोर निकल चुका है। 2019 में आपका कतर इससे बाहर हो चुका है। ओपेक की बात करते हैं तो यह जो है एक अस्थायी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है और इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। अगला, हाल ही में आए चक्रवात रेमल किस देश द्वारा नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, जो चक्रवात आया है रेमल, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया है? मैंने पढ़ा था इसके बारे में, ओमान के द्वारा इसका नाम दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक ऐसा चक्रवात है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और कहाँ पे आया है ये? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में आया है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आया। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।